हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्म पत्रिका में अनेक शुभ और अशुभ योगों का वर्णन किस तरह से बनता है, ये हमारे ज्योतिष शास्त्र में अनेक प्रकार से समझा गया है। जैसे हंस योग, राजयोग, विपरीत राजयोग, धनाढ़ि योग, दारिद्र्य योग या कष्टकारी योग। तो इनमें से जब शुभ योगों की चर्चा की जाती है तो मन प्रसन्न होकर प्रयास करता है कि इस पत्रिका में भी यह शुभ योग है या नहीं है और कब प्रभावित होगा। इसके अलावा जिस तरह से हम शनि का नाम सुनते हैं तो मन भय से कांप उठता है, तो उसी शनि से निर्मित होने वाला जो योग होता है वो होता है पुनर्भू योग। हमारे कृष्णमूर्ति पद्धति के अनुसार जो है चंद्रमा और शनि का आपसी संबंध जैसे ही बने तो वह पुनर्भू योग का निर्माण बनता है। पुनर्भू योग का निर्माण किस तरह से होता है इसके बारे में हम बिंदुवार चर्चा करेंगे। अधिक विलंब न करते हुए अब आज हम आपको पुनर्भू योग के बारे में बताने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है, जो सबसे पहला बिंदु माना गया है वो ये है कि कुंडली के लग्न से लेकर 12 भाव इनमें से किसी भी स्थान पर चंद्रमा के साथ शनि स्थित होगा तो ऐसे में पुनर्भू योग का निर्माण होता है। और नंबर 2 जो है चंद्रमा और शनि का आपसी दृष्टि संबंध। अब ये चंद्रमा और शनि का आपसी दृष्टि संबंध सिर्फ 7वीं दृष्टि से ही माना जाता है। शनि की 3री और 10वीं दृष्टि एक्स्ट्रा होती है, जबकि चंद्रमा के पास सिर्फ एक ही दृष्टि दी गई है। तो ऐसे में चंद्रमा के जस्ट सामने जहाँ चंद्रमा स्थित होगा उससे 7वें स्थान पर शनि स्थित होगा, तो ऐसे में भी पुनर्भू योग का निर्माण होता है। अब आता है चंद्रमा शनि की राशि, यानी कि चंद्रमा शनि की जो राशि होती है वो राशि 2 होती है शनि की, एक तो मकर होती है और एक कुंभ। अब शनि या तो मकर में स्थित हो या फिर कुंभ में स्थित हो, ऐसे में जब ये स्थित होगा चंद्रमा शनि की राशि मकर या कुंभ में तो पुनर्भू योग का निर्माण होता है। अब जो नंबर 3 है, चंद्रमा यदि शनि के नक्षत्र में स्थित हो, यानी कि कुंडली के 12 भाव हैं उनमें चंद्रमा जहाँ स्थित होगा तो वहाँ पर जो नक्षत्र है वो शनि का नक्षत्र हो और शनि के नक्षत्र में यदि चंद्रमा स्थित होगा तो ऐसे में पुनर्भू योग का निर्माण तो होता है। लेकिन जब चंद्रमा इसके शनि के नक्षत्र में स्थित हो, साथ ही एक शर्त और यह है कि शनि की चंद्रमा पर 3री, 7वीं या 10वीं दृष्टि पड़ रही हो तो ये पुनर्भू योग प्रबल हो जाता है और ये अपना असर दिखाता है। अब चंद्रमा जब नक्षत्र में स्थित होगा और शनि चंद्रमा के नक्षत्र में होगा। अब एक और पॉइंट जो है, चंद्रमा शनि के नक्षत्र में हो या फिर शनि चंद्रमा के नक्षत्र में हो, ऐसी स्थिति में भी पुनर्भू योग का निर्माण होता है। अब आता है चंद्रमा नीच राशि। चंद्रमा नीच राशि शनि के प्रभाव में या शनि के नक्षत्र में हो तो शनि वृष राशि में स्थित हो और चंद्रमा के नक्षत्र में हो तब भी विशेष पीड़ा कष्ट देने वाला होता है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट यह है कि चंद्रमा मंगल की राशि में हो। अब ये मंगल की जो राशि है वो आती है आपके मेष और वृश्चिक। मेष या वृश्चिक राशि में जो इसका स्वामी होता है मंगल। अब चंद्रमा मेष में हो या वृश्चिक में हो तो ये मेष और वृश्चिक स्थिति में होने पर वृश्चिक राशि में स्थित होगा तो चंद्रमा नीच राशि का कहलाएगा और इस पर शनि की दृष्टि पड़ रही हो। अभी जहाँ चंद्रमा स्थित होगा, जैसे वृश्चिक राशि में स्थित होगा तो ये चंद्रमा नीच का कहलाएगा और मेष राशि में होगा तब भी। अब इन दोनों स्थितियों में शनि की दृष्टि इस पर चंद्रमा पर
तीसरी, सातवीं या दृष्टि संबंध बन रहा हो तो ऐसे में प्रबल यानी कि ये पुनर्भू योग है अत्यंत घातक हो जाता है और अपना असर 30%, 80% नहीं बल्कि 100% तक अपना खराब रिजल्ट देता है और इसका असर होता ही होता है। इसका असर कब होगा? चंद्रमा या शनि जब ये अपने इनकी महादशा चल रही हो या अंतरदशा चल रही हो या प्रति अंतरदशा चल रही हो, ऐसे में ऐसे जातक को समय समय पर इसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। और परिणाम भुगतने किस तरह से पड़ने पड़ते हैं? जैसे जब पुनर्भू योग बनता है तो अधिकतर लोगों के मस्तिष्क में होता है कि चंद्रमा शनि पुनर्भू योग हुआ तो ये दाम्पत्य जीवन के लिए अत्यंत घातक होता है, तलाक की स्थिति बनती है। ऐसा नहीं है। इसके कुंडली के 12 भाव में और 12 भाव में जहाँ जहाँ पर चंद्रमा और शनि का संबंध होगा, पुनर्भू योग का निर्माण होगा, उस जगह का वो प्रतिकूल असर हो सकता है। अब जो आ रहा है नंबर 1, सबसे पहले हम लग्न भाव की चर्चा करते हैं। कुंडली का लग्न हाउस यानी कि प्रथम हाउस। इस प्रथम हाउस में चंद्र और शनि से निर्मित जो मैंने पॉइंट बताए हैं उसमें से किसी में भी यदि पुनर्भू योग का निर्माण होता है तो ऐसे में ऐसा जातक को स्वास्थ्य खराब रहता है, शारीरिक कष्ट भुगतना पड़ते हैं और साथ ही मानसिक कष्ट से भी वो परेशान हो सकता है। वो अपने शरीर पर कितना ही ध्यान दे लेकिन उसका शरीर दुर्बल रहता है, कमजोरी महसूस करता है और उसका जो है परेशानियां जीवन में संघर्ष ही संघर्ष होते हैं। वो जो भी प्रयास करता है उन प्रयासों में उसको असफलता मिलती है, अंततः वो निराश सा जीवन जीता है। यह है लग्न भाव में पुनर्भू योग का निर्माण का प्रतिफल। अब आता है द्वितीय लग्न कुंडली का द्वितीय स्थान, जिसमें हम धन भाव से मानते हैं, कुटुंब भाव से मानते हैं। ऐसे में यदि यहाँ पर पुनर्भू योग का निर्माण होता है तो सबसे पहले तो जो उसका परिवार की स्थिति है, कुटुंब में उसको अपमानित होना पड़ता है, उसको इतना सम्मान नहीं मिल पाता है, इसकी वजह से परेशान रहता है। दूसरा, वो चाहे कितना ही शुद्ध बोले, कितना ही परिवार की हित के लिए बोले, लेकिन उसके वाणी प्रभाव बड़ा खराब ही होता है, उसका विपरीत असर उसको भुगतना पड़ता है। धन बैलेंस की यदि हम बात करें तो इसका धन बैलेंस कितना ही प्रयास कर ले बन नहीं पाता, चाहे कितना इकट्ठा कर ले लेकिन अचानक उसका धन चले जाता है। तो ये दूसरे भाव में पुनर्भू योग का खराब असर है। अब तीसरा भाव में यदि पुनर्भू योग का निर्माण हो रहा है तो तीसरे भाव में एक तो वो जो भी काम करेगा उसमें साहस की कमजोरी रहती है, उसमें आत्मविश्वास बहुत कम रहता है, साहस उत्साह नहीं रहता है, उसका जीवन निराशापूर्ण रहता है। उसके या तो छोटे भाई बहन होते ही नहीं हैं और यदि होते भी हैं तो उन छोटे भाई बहनों से इसके संबंध अच्छे नहीं किए जा सकते हैं। और ऐसे जातक जो है पारिवारिक कष्ट तो भुगतता ही है और अनेक मुसीबतों का सामना करता है। उसके आए दिन जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और अनेक प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। ये परिणाम है कुंडली के तृतीय स्थान पर यदि पुनर्भू योग का निर्माण हो तो। अब आता है चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव हमारे घर की चार दीवारी होती है और माता का स्थान होता है और जीवन में जो सुख शांति मिलती है उससे संबंधित होता है। ऐसे में चतुर्थ भाव में पुनर्भू योग का निर्माण हो तो ऐसे जातक के जीवन में सुख की कमी महसूस होती है, उसके मान प्रतिष्ठा में बढ़ नहीं पाता, उसका मान सम्मान हमेशा ही गिरा रहता है। और यहाँ तक कि जब पुनर्भू योग वाला ऐसा व्यक्ति होगा, चतुर्थ स्थान में पुनर्भू योग हो और वो प्रबल घातक हो, तो ऐसे में जब चंद्रमा या शनि की महादशा आती है तो उसकी मान प्रतिष्ठा में दाग तक लगते हुए देखे गए हैं। और यदि वो राज्य सेवा में है तो अचानक उसके राज्य सेवा से हटाया जा सकता है। ये पुनर्भू योग का है। और पारिवारिक और जो संपत्ति हमें की बात करें तो संपत्ति की समस्याएं, वो चल और चल संपत्ति बना नहीं पाता है और यदि वो बना भी ले तो उसका उपभोग नहीं कर पाता है। साथ ही
अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझता रहता है। यह है आपके चतुर्थ भाव में पुनर्भू योग का निर्माण। अब पंचम स्थान जो है वो यदि पंचम भाव में पुनर्भू योग का निर्माण होगा तो ऐसे जातक की बुद्धि काम नहीं करती है और बुद्धि अस्थिर रहती है। उसकी पढ़ाई में उच्च शिक्षा में अनेक प्रकार की बाधाएं आती ही रहती हैं और वो यदि किसी को सलाह देगा तो उस सलाह का असर उल्टा ही होता है और खाने के हमेशा उसके परेशानी आती रहती है। यदि वो किसी से लव कर बैठे तो उसके प्रेम प्रसंग में उसको अधिकतर धोखा ही मिलता है। वो उसकी मान प्रतिष्ठा में दाग तक लगते हुए देखे गए हैं और यदि वो राज्य सेवा में है तो अचानक उसके राज्य सेवा से हटाया जा सकता है। ये पुनर्भू योग का है। और पारिवारिक और जो संपत्ति हमें की बात करें तो संपत्ति की समस्याएं वो चल और चल संपत्ति बना नहीं पाता है और यदि वो बना भी ले तो उसका उपभोग नहीं कर पाता है। साथ ही अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझता रहता है। यह है आपके चतुर्थ भाव में पुनर्भू योग का निर्माण। अब पंचम स्थान जो है वो यदि पंचम भाव में पुनर्भू योग का निर्माण होगा तो ऐसे जातक की बुद्धि काम नहीं करती है और बुद्धि अस्थिर रहती है। उसकी पढ़ाई में उच्च शिक्षा में अनेक प्रकार की बाधाएं आती ही रहती हैं और वो यदि किसी को सलाह देगा तो उस सलाह का असर उल्टा ही होता है और खाने के हमेशा उसके परेशानी आती रहती है। यदि वो किसी से लव कर बैठे तो उसके प्रेम प्रसंग में उसको अधिकतर धोखा ही मिलता है। वो सफल प्रेमी नहीं हो सकता है और यह है आपके पुनर्जन्म का यदि उसके जो संस्कार हैं उसके अनुसार इस जन्म में उसको उसके अशुभ परिणाम भोगने ही पड़ते हैं। अब आता है छठा स्थान। कुंडली के छठे स्थान में यह रोग ऋण और रिपु का स्थान कहलाता है। ऐसे में पुनर्भू योग छठे स्थान में स्थित होगा तो ऐसा जातक अचानक बिना वजह कर्ज के माया जाल में फंस जाता है और यदि वो एक बार कर्ज के माया जाल में फंस गया तो उसका निकलना असंभव सा हो जाता है। और इसके यदि शत्रु की बात करें तो यदि यह किसी से चाहे कितना ही मित्रता करे लेकिन इसके मित्र ही अचानक शत्रु बन बैठते हैं। इसको यदि ये किसी से वाद विवाद कर बैठे तो इसको कोर्ट कचहरी के चक्कर तक लगाने पड़ सकते हैं। शनि की इसमें चंद्र शनि का पुनर्भू योग हो और ऐसे में यहाँ पर शनि स्थित हो या फिर उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो यह अत्यंत घातक हो जाता है। उसके स्वास्थ्य के उतार चढ़ाव देखे गए हैं। वो अचानक बीमार होता है और उसके लाख प्रयास करे कभी ठीक होता है और कभी वापस खराब, तो यानी कि जीवन भर उसका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। अब आता है सप्तम भाव। कुंडली का महत्वपूर्ण स्थान सप्तम भाव ये दाम्पत्य जीवन की ओर इशारा करता है। यदि इसमें सप्तम भाव में पुनर्भू योग हो जाता है तो उसका दाम्पत्य जीवन भी संघर्षमय होता है। यहाँ तक कि तलाक की स्थिति, अलगाव की स्थिति इसी पुनर्भू योग के कारण उत्पन्न होती है। और यह है आपके सप्तम भाव तक का वर्णन। अब आता है अष्टम भाव। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं के बारे में कहा जाता है। यदि कुंडली के अष्टम भाव में पुनर्भू योग का निर्माण होता है तो इसकी चंद्रमा की और शनि की महादशा और यह अंतरदशा में आकस्मिक घटनाएं, एक्सीडेंट अधिकतर होते हैं। आकस्मिक उतार चढ़ाव उसके देखे गए हैं। एक्सीडेंट तो होते ही हैं और इस यदि ये पैतृक संपत्ति से मसले सामने आ जाए तो ये इसमें उलझता ही चला जाता है। और इसके जो आठवें भाव में यदि पुनर्भू योग का निर्माण है और ऐसे में यदि दूसरा स्थान खाली होगा, कुंडली का दूसरा स्थान खाली है, तो ऐसे जातक को एक तो धन इकट्ठा करने में बड़ी परेशानी होती है और यदि पैतृक संपत्ति की बात की जाए तो पैतृक संपत्ति इसको मिलने के कम ही चांस होते हैं। और इसका आकस्मिक उत्थान तो होता है और जिस तरह से उत्थान होता है उससे कई गुना उसका पतन तक हो जाता है। अचानक पतन इसी अवधि में
इसका होता है। अब आता है कुंडली का नौवां भाव। नौवां भाव यह भाग्य भाव कहलाता है। ऐसे में यदि भाग्य स्थान पर पुनर्भू योग का निर्माण हो जाए तो ये भाग्य को विपरीत कर देता है, उसका भाग्य साथ नहीं दे पाता है। यहाँ धर्म की बात करें तो वो धर्म का मतलब कर्तव्य, वो अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है, पिता से इसकी कम बनती है और पिता की सलाह ये नहीं मान पाता है इन ग्रह योगों के कारण, और इसके जो भी कार्य करेगा वो कार्य अधूरे रह जाते हैं, भाग्य इसका साथ नहीं देता है। तो यह है अब तक कुंडली के 9वें भाव तक का पुनर्भू योग का वर्णन। अब आता है 10वां भाव। 10वां भाव हम कैरियर की संबंध से देखते हैं। 10वां भाव कर्म क्षेत्र का भाव कहा जाता है। तो ऐसे में ये उपचय भाव भी कहलाता है। तो ऐसे में यदि यहाँ पर पुनर्भू योग का निर्माण होगा तो ऐसा व्यक्ति जो कार्य करेगा उसमें असफल होगा, उसको कर्म क्षेत्र में चाहे कितना मेहनत करे उसको संतुष्टि नहीं हो पाती है। उसके कैरियर में उतार चढ़ाव बदलाव अचानक आते ही रहते हैं। कुल मिलाकर इसमें यदि वो उन्नति की तरफ अग्रसर होना चाहे लेकिन वो उन्नति की तरफ हो नहीं पाता है। यदि अन्य ग्रह योग इसके शुभ हो तो ऐसे में कर्म अपने कर्मों के अनुसार कुछ बस ये कि दाल रोटी मिल रही है ऐसा हो सकता है, लेकिन आगे प्रोग्रेस कर नहीं पाता है। ये है आपके 10वां भाव। नेक्स्ट 11वां भाव 11th हाउस इच्छा पूर्ति का भाव कहलाता है। ऐसे में 11वें स्थान पर पुनर्भू योग का निर्माण होगा तो उसकी जो भी इच्छाएं होंगी वो इच्छाएं उस अवधि में पूरी नहीं हो पाती है। चाहे कितना ही वो देवी देवताओं को मनाए, कितना ही ढोक दे, लेकिन वो कितना उपाय करे फिर भी उसकी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी नहीं हो पाती है। और धन के लिए यदि बात करें तो धन के लिए इसको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को जितना संघर्ष करता है, जितनी मेहनत करता है, उसके अनुरूप इसको धन लाभ नहीं मिल पाता है। धन कमाने में अनेक बार हमने इसके जीवन में उतार चढ़ाव तक देखे गए हैं। अब आता है कुंडली का लास्ट 12वां भाव। लास्ट 12वां भाव ये इंसान जब 12वें भाव में पुनर्भू योग का निर्माण होगा तो ऐसे में अचानक उसके खर्चे बढ़ जाते हैं। खर्चला व्यक्ति तो होता ही है, लेकिन जितना वो कमाता है तब जिंदगी का एक ऐसा मोड़ आता है जब वो सब आप खो बैठता है और खाली हाथ हो जाता है। यह है पुनर्भू योग का आकस्मिक धन हानि जो देखा जाता है वो इसी भाव से देखा जाता है। यदि किसी कारणवश वो बीमार पड़ जाए तो बीमारी में इतना खर्च होता है कि उसके खाली हाथ हो जाते हैं। इस तरह से पुनर्भू योग का जो निर्माण है वो 12 बताया है। और यदि अब इसके लक्षण जो होते हैं, चंद्रमा पर शनि की दृष्टि मनुष्य की अनेक प्रकार की समस्याओं का इसमें सामना करना पड़ सकता है। ये पुनर्भू योग अत्यंत घातक हो सकता है, लेकिन इसके यदि हम उपाय की बात करें तो उपाय में यह है कि जब जिस व्यक्ति के जन्म कुंडली में किसी भी भाव में चंद्रमा के अश कारण और शनि के कारण पुनर्भू योग हो तो नंबर 1 से लेकर 12 नंबर तक हमारे ज्योतिष शास्त्र और धार्मिक शास्त्र के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन किया गया है। तो 12 ज्योतिर्लिंग का संबंध ये 12 कुंडली के 12 भाव से ही माना जाता है। तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति का जिसके जन्म पत्रिका में पुनर्भू योग हो तो उसको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ा जो सरल सा उपाय यह है कि वो समय समय पर जब भी उसको परेशानी आए तो रुद्राभिषेक जरूर कराए, शिव मंदिर में जाए और वहाँ पर शिव जी को दूध जल चढ़ाए। और जब इनकी साल में 2 बार शिवरात्रि आती है तो उस शिवरात्रि में विशेषकर रुद्राभिषेक करवाए। तो ऐसे में पुनर्भू योग का जो अत्यंत घातक अशुभ परिणाम आते हैं उसमें अशुभता को हटते हुए शुभता प्राप्ति हो सकती है। ऐसे जातक जिनके ऐसा पुनर्भू योग हो तो उनको चंद्रमणि जो होती है ऐसी मणि पहनना चाहिए, यानी कि ऐसा रत्न धारण करना चाहिए, तब भी उसके प्रतिकूल जो असर हो रहा है उसमें शुभता आ सकती है। और साथ ही
ऐसे जातकों को सलाह ये दी जाती है कि ऐसे जातक समय समय पर अपने जीवन काल में जब भी कभी कोई पुनर्भू योग के कारण परेशानी आए तो उस अवधि में 12 ज्योतिर्लिंगों में से किसी एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन करे, वहाँ दान पुण्य करे तो उसके पुनर्भू योग से छुटकारा मिल सकता है। यह है पुनर्भू योग का वर्णन। आज मैंने आपको पुनर्भू योग के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसको लाइक जरूर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और यदि अच्छा लगा है तो अपने इष्ट मित्रों परिजनों को ये शेयर कीजिए। और आप यदि इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारा उत्साहवर्धन के लिए कमेंट्स बॉक्स में जाकर हमारी कमियों को जरूर बताएं या अच्छा लगे तो उसके उत्साह बढ़ाएं। जय श्री कृष्णा। आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट नए टॉपिक के साथ। आज मैं अपनी वाणी को विश्राम दे रहा हूँ। जय श्री कृष्णा।